बेटा ये क्वेश्चन हम आज प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूलाज के कुछ प्रूफ किए हमने। मैं दोबारा सजेस्ट करता हूं कि वो प्रूफ आप ज़रूर कीजिए, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। और हम कुछ क्वेश्चंस वर्कशीट पास्ट पेपर्स में से करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ेंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते वक्त एक दो चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उससे आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत फ़ायदा होगा। एक तो ये है कि जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो सॉल्व करें जिनके सॉल्यूशंस आपके सामने अवेलेबल नहीं है। इनसे आप इनको भी करें प्रैक्टिस, लेकिन इनसे आप जो अपनी स्किल्स डेवलप करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनको अप्लाई करें उन क्वेश्चंस पे जिनके सॉल्यूशन आपके पास मौजूद नहीं है। और सॉल्व करते वक्त एक एक शुरू में ऑब्वियसली आप एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करें और उसके बाद उसके सारे पार्ट्स के आंसर देखें। हर पार्ट का आंसर साथ साथ मत देखें। इससे कॉन्फिडेंस, इससे पेपर का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पेपर में आपका स्टैमिना भी इंप्रूव होगा सवाल सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन है मई जून 22 P12 क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। एक सर्किल की आपको इक्वेशन दी हुई है x² + y² + ax + by - 12 = 0। सर्किल इन पॉइंट से गुजर रहा है, यानी ये पॉइंट सर्किल के ऊपर मौजूद हैं। तो वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है फाइंड a एंड b। ये आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मिल जाएगा और वीडियो में भी ये क्वेश्चन आपको शो होगा। फाइंड a एंड b। तो क्या करेंगे, एक बात आप लोग ओ लेवल से समझते हैं कि कोई भी डायग्राम हो, चाहे वो लाइन हो, वो सर्कल हो, जो भी पॉइंट किसी, यानी अगर एक लाइन है और एक पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही ये पॉइंट्स अगर सर्कल के ऊपर हैं, यानी अगर ये सर्कल है और ये दोनों पॉइंट इस सर्कल, लेट्स से ये ए है और ये भी है फॉर एग्जाम्पल, तो इस सर्किल की इक्वेशन में अगर आप इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स रख देंगे तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पुट कर दें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ए और बी में दो इक्वेशंस बन जाएंगी। उन्हें हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ए और बी आ जाएगा। तो आइए इन पॉइंट्स को पुट करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 इज़ y का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज़ 1, a + b - 12 = 0। यहाँ से आप ले सकते हैं a + b। देखें 2 - 12 इज़ -10, -10 वहाँ जाके इसको आप कह दें कॉल इट इक्वेशन 1। ये सर्किल मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए बात थी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस चाहिए हमें। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आप ये पॉइंट पुट कीजिए। 2 का स्क्वायर इज़ 4, -6 का स्क्वायर इज़ 36 + 2a - 6y। एक चीज़ और आपको बताते चलें कि अगर आपको वीडियोस में कोई गलती महसूस होती है, कोई न्यूमेरिकल एरर, तो आप उसे ज़रूर बताइए, उसको हम कोशिश करेंगे कि ठीक कर लें, क्योंकि मुझसे भी ऑब्वियसली गलती हो सकती है, न्यूमेरिकल एरर मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह हो। कोशिश करेंगे कि कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आपके साथ या एरर डिस्कस ना हो। तो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल एरर महसूस होता है तो ज़रूर बता दीजिए। तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, -6 का स्क्वायर इज़ 36 + 2a - 6y - 6b, क्योंकि y की जगह हमने -6 पुट किया तो 6b - 12 = 0। तो ये बन रहा है 2a - 6b = 36 + 4 40, 40 - 12 is 40 - 30 28 + 28 = 0। 2a - 6b = -28। 2 कॉमन ले लें, a - 3b, 2 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड करेंगे -40। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इनको अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ तो फर्स्ट इक्वेशन है a + b = 10, a - 3b = -14। अब देखें, अगर आपका ओ लेवल्स का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो अब इन इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ना कि सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन क्विक होगा। हम यहाँ साइन चेंज कर देते हैं,
तो दिस a goes out, तो प्लस b प्लस 3b इज 4b एंड 14 एंड 10 इज 24। तो b आपके पास क्या आ रहा है, b इज 6, b 6 आ गया, 24 डिवाइड बाई 4। किसी भी इक्वेशन में आप 6 पुट कर दें, उसमें पुट करते हैं तो a प्लस 6 इक्वल्स 10, तो b इज 4। ये आपके पास a इज 4, ये आपके पास a और b आ गए। तो आप नोटिस कीजिए, उसने आपसे क्वेश्चन a और b निकलवाया और साथ ही वो कह रहा है हेंस फाइंड, ये आपकी बुक से मैं देख रहा हूँ जो आपके पास पेपर की बुक है, कि वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और आपको सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो अगर आप a और b की जगह ये वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस 4x माइनस 6y, बिकॉज यहाँ प्लस b है और यहाँ प्लस 6, प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सर्कल की जो हमारी वीडियोस थी जिसमें हमने सर्कल की इक्वेशन प्रूफ की थी और कुछ मैंने आपके क्वेश्चंस करवाए थे, तो आपको याद होगा मैंने कहा था इस कोफिशिएंट को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें और उसका साइन चेंज कर दें तो सर्कल का सेंटर का x कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, ये देखो, ठीक है। और फिर 6 को आप 2 से डिवाइड कर दें 3, और इसको आप इसका साइन चेंज कर दें तो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2 एंड -3। ये इसका पहला पार्ट था इस सवाल। दूसरे पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ए, गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म px प्लस qy इज इक्वल टू k। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हम इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लेते हैं और ए पॉइंट को लेते हैं, आइए। तो ए आया था हमारे पास, तो हमारी सर्कल की इक्वेशन क्या बन गई थी, अच्छा मान लीजिए सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अभी आए थे आपके पास, सेंटर थे -2 प्रॉबेबली और -3, ठीक हो गया। तो अगर हम सर्कल बना लें, वैसे तो अच्छी बात होगी एग्जाम के अंदर कि अगर आप इसको प्रॉपर बनाएं, प्रॉपर बनाने से मुराद ये है कि मसलन -2 और -3 अगर आप अंदाज़ा कर लें तो यहाँ पर है, और अगर आप कहें कि सर ऐसा ना हो बल्कि हम डायरेक्ट ही बना लें, इट्स ओके, डायरेक्ट बना लीजिए प्रॉपर, क्योंकि हमें इसका रेडियस नहीं मालूम तो हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट, सेंटर तो लोकेट कर सकते हैं, लेकिन ये सर्कल एक्सिस को काटेगा या नहीं ये हमें नहीं पता, तो हम इसका एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये देखिए, दिस इज द सर्कल, ये इसके सेंटर है जिसको हम -2 -3 अभी हमने फाइंड किया। लेट्स से ये पॉइंट है ए, ये ए 1 1। वो कह रहा है यहाँ पे टेंजेंट एक है, टेंजेंट आपको पता है एक लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, लेट्स से ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट पे ये टेंजेंट टच कर रहा है इसको। हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है इन द फॉर्म ऑफ px प्लस qy प्लस k, ये बी पार्ट। हमें एक इक्वेशन बनानी है px प्लस qy इज इक्वल टू k। अब देखें क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है इसकी। ओ लेवल्स में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री की एंगल बनाते हैं। एक थ्योरम थी एक एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में, उसमें आप ये पढ़ते हैं कि टेंजेंट और ये लाइन जो है रेडियस, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, और आप जानते हैं फ्रॉम योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक लाइन पे एक पॉइंट और उस लाइन का ग्रेडियंट। तो लाइन का ग्रेडियंट हम कैसे निकालेंगे, पहले हम इस लाइन का, अगर हम इस सेंटर को C कह दें तो हम AC लाइन का ग्रेडियंट निकालेंगे। तो लेट्स से AC लाइन के ग्रेडियंट को मैं कह देता हूँ M। तो M क्या हो जाएगा, M विल बी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन पॉइंट्स में से किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले लें।
इसको x2 y2 ले लें, इसे x1 y1 ले लें, या इसे x2 y2 ले लें, इसे x1 y1 ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको x1 y1, इसे x2 y2 ले रहा हूँ। तो y2 which is -3 minus y1 it's 1, x2 minus x1, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन गए -4 अपॉन -3। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सो द ग्रेडियंट बिकम्स 4/3। ये किसका ग्रेडियंट आ गया? इस लाइन का। एक और फॉर्मूला हमने प्रूव किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियोस में कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ये हम प्रूव करके आए। और सादा ज़बान में, आसान ज़बान में बात करें तो यानी अगर एक ग्रेडियंट m1 है और दूसरा m2 है तो हम जानते हैं कि m2 इज़ -1 अपॉन m1। ये बात हमें क्या बता रही है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनके ग्रेडियंट एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। नेगेटिव रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि ये ग्रेडियंट जो है AC लाइन का, ये अगर 4/3 है तो जो लाइन, ये लाइन है टेंजेंट, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज -3/4। इसको आपने रेसिप्रोकल किया और इसका साइन चेंज। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। आपके पास दो फॉर्म्स हैं जो कि आप पढ़कर आए हैं इन योर ओ लेवल्स, और हमने ए लेवल्स के वीडियोस के अंदर भी शुरू में ये प्रूव किया था। एक इक्वेशन ये है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें x y क्या है? जनरल कोऑर्डिनेट्स, यानी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। x1 y1 क्या है? नोन कोऑर्डिनेट्स, जो कि 1 1 है इस केस में। और m क्या है? m इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इस लाइन का -3/4 है, तो y - y1 ये हमने x1 y1 ले लिया। आप सोच रहे हो कि जो हमने x1 y1 इस लाइन के ग्रेडियंट के लिए लिए थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पर इस केस में x1 y1 मानेंगे। इज इक्वल टू -3/4 x माइनस x1। फ्रैक्शन में आप जानते हैं ये माइनस आप 3 के साथ रखें या 4 के साथ रखें, आपकी मर्ज़ी है। यूजुअली हम इसको न्यूमरेटर के साथ रखते हैं, तो यहाँ भी हम ऐसे ही रखेंगे। 4 को अगर मैं वहाँ ले जाऊँ तो 4y - 1 इज इक्वल टू -3x - 1। थोड़ी सी इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर लें तो ये बन रहा है, हमें इस फॉर्म में लानी थी कोई, तो ये बन जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू 7। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है टेंजेंट की। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अपने कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको इस सवाल में कोई प्रॉब्लम हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उसको मैं लिख देता हूँ एंड देन वी सॉल्व इट। जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मई जून 22 P11 क्वेश्चन 9A। इसमें आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। ये 4 मार्क का एक पार्ट है इसी क्वेश्चन का, एक बड़ा आसान। वो कह रहा है आपसे पहले आप इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लीजिए और फिर इस सर्कल का लोएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो आपको पता है सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको पता है x का जो कोफिशिएंट है उसको आप 2 से डिवाइड करके उसका साइन चेंज कर देते हैं। ये आ गया -3। फिर -2 को 2 से डिवाइड कीजिए, -1 उसका साइन चेंज कीजिए। ये आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, नाउ लोएस्ट पॉइंट निकालने के लिए मान लीजिए ये सर्कल यूँ है, तो अगर ये मेरे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है 3, 1, तो लोएस्ट पॉइंट इज दिस वन। यानी लोएस्ट पॉइंट से मुराद ये कि अगर मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊँ तो ये एक परपेंडिकुलर है, तो ये एक वर्टिकल लाइन है। दिस इज अ वर्टिकल लाइन। अब यहाँ वो कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर लाइन वर्टिकल हो तो वर्टिकल लाइन पर x कोऑर्डिनेट सेम होते हैं और y कोऑर्डिनेट जो है वो अभी हम बात करते हैं। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या था? अच्छा, ये a है, याद रहे ये b है। तो रेडियस का हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया था, a² + b² - c। इसमें a क्या है? a is 3, 3² is 9, b² b is 1 माइनस c है -26। तो ये कितना हो जाएगा आप देखें,
26 प्लस 1 27, 27 एंड 9 इज 36 अंडर रूट, तो r कितना बन रहा है, r इज 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट, इसको हम लोएस्ट पॉइंट मान लेते हैं, लेट्स से वी कॉल इट a, द लोएस्ट पॉइंट। इसके हमें लोएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोएस्ट। चूंकि ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पर x सेम होता है। अच्छा, ये डिस्टेंस 6 है, तो आप नोटिस करें ये पॉइंट है 3,1, तो इस पॉइंट से हमें 6 नीचे आना है। तो अगर हमें इस पॉइंट से 6 नीचे आना है, तो इसका मतलब है 1 से 6 नीचे जाएं। तो 1 से अगर आप 6 बॉक्सेस नीचे जाएं तो आप कितना बन जाएगा आपका, -1। 1 से अगर आप 6 पॉइंट्स नीचे जाएं तो -5, ये देखें, ये बन जाएगा। देखें दैट, और ये आपके पास लोएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैंने आपको ये समझाया था कि ये तो अगर ये -3 है, मैं यहाँ समझाता हूँ। वर्टिकल लाइन पे आपको पता है अगर इसके x कोऑर्डिनेट 3 है तो इसका भी x कोऑर्डिनेट 3 है। अच्छा, मैंने आपको कहा था ऊपर वाले y में से, लेट्स से इसका y कह रहे थे, ऊपर वाले y में से नीचे वाला y माइनस कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाता है, ये डिस्टेंस 6 है। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, -5। अगर आप कैलकुलेशन से फाइंड करना चाहें, ये हम वीडियोस के अंदर बहुत, मैंने कई दफ़ा ये बात की थी, तो देखें वो ये कॉन्सेप्ट जो हमने प्रूफ में किया था वहाँ वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का। हम अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। जी बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन है, मई जून 22 P13 क्वेश्चन 7 हमारी सर्कल की प्रॉब्लम सॉल्विंग। सर्कल या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह रहे हैं, क्योंकि सर्कल इज़ अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। या आपको एक सवाल है जिसमें एक सर्कल गिवन है, आपको इस सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है उसी फॉर्म में, x माइनस a स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू 20। और ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट, जो कि सर्कल को कट कर रही है पॉइंट P के ऊपर, और इस लाइन सेगमेंट का ये वाला पॉइंट B है, और इस B के कोऑर्डिनेट 0,2 है। पहले तो वो आपसे A पार्ट में कह रहा है कि इस लाइन BC के लाइन की इक्वेशन बनाइए। कैम्ब्रिज का तरीक़ाकार यूजुअली ये होता है कि वो जो भी पहला पार्ट करवाते हैं उसका यूज़ दूसरे पार्ट में होता है, यूजुअली ऐसा होता है। आपसे पहले वो BC की इक्वेशन निकलवा रहा है और फिर वो कह रहा है कि हेंस का मतलब ये होता है कि आप पहले पार्ट को यूज़ कर लें। वो कह रहा है आपसे कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। तो जब आपके पास ओ लेवल्स में आप करते थे कि दो लाइंस जहाँ मिलती हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालते हैं, आप इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालो। बिल्कुल यही बात यहाँ पे है कि सर्कल की इक्वेशन को और लाइन की इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। और ये बात दुरुस्त है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी टू फिगर्स। द पॉइंट वेयर टू फिगर्स इंटरसेक्ट, the coordinates of the point where the two figures intersect can be found out by simultaneously solving the equation of the two figures. In this case, one figure is circle and the other figure is a line. तो पहले हम इस BC की इक्वेशन बनाते हैं। BC की इक्वेशन आपको पता है, लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सर्कल, एक उस लाइन के ऊपर पॉइंट, कोई एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता हों, और उस लाइन का ग्रेडियंट। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो हमें पता है 0,2, एक पॉइंट हम ये सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सर्कल की इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 और -4। देखिए मैं साइन चेंज कर रहा हूँ। इसकी क्या वजह है कि मैं साइन चेंज कर रहा हूँ यहाँ भी? जब ये ओपन होती है तब भी आपको याद होगा जब हम उसको, जब इस फॉर्म में इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ जो पीछे का, तो हम इसको 2 से डिवाइड करके उसका साइन चेंज करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करके उसका साइन चेंज करके सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं।
यहाँ भी हमने यही किया है कि यहाँ अगर -2 है तो हमने +2 लिखा है, +4 है, तो उसकी रीज़न ये है कि इसकी इक्वेशन ये है अगर आपको याद हो हमने इसका प्रूफ किया था, तो उसमें ये x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं a की जगह 2 रखूँ, अगर मैंने ये -2 लिया होता x कोऑर्डिनेट सर्कल के सेंटर का, और मैं यहाँ -2 रखता तो माइनस माइनस +2 हो जाता, तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनती है x + 2 स्क्वायर। और अगर मैं ये +4 रख लेता यहाँ सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, तो ये बन जाता y माइनस बी की जगह में रखता 4, तो ये बन जाता y माइनस 4 स्क्वायर। ये बात अभी हम r की छोड़ देते। तो देखें ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, यहाँ -2 और +4 है, तो मेरे ये कोऑर्डिनेट्स गलत हैं इसका मतलब, क्योंकि इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से सर्कल की इक्वेशन ये बन रही है, जबकि इस सर्कल की इक्वेशन ये है। तो इसका मतलब है हमने सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट सही नहीं निकाले। तो आप हमेशा क्या करेंगे, यहाँ जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देंगे। माइनस है तो +2, +4 है तो -4। अब अगर आप +2 रखें यहाँ पर तो x -2 बनेगा, -4 रखें तो y +4 बनेगा, जो कि हमारी इक्वेशन है। ये बात इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा आपको बताया। तो ये हमने सर्कल के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2, -4, ये आ गया 2, -4। अब हमें BC की इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हेडिंग आप दें, मर्जी है आपकी, या ना भी दें, डायरेक्ट भी बना सकते। तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा। अच्छा, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। यूजुअली P1 मैथ्स के पेपर में बच्चों की जो शिकायत सामने आती हैं वो ये होती हैं, जो बच्चे जो प्रॉब्लम जिसका डिस्कस करते हैं कि पेपर तो पूरा आ रहा था लेकिन उसमें टाइम का हमारे इशू हुआ। अब टाइम आप कैसे बचा सकते हैं कि ये फॉर्मूला लिखने की A लेवल्स में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये फॉर्मूला लिख के उसको बता रहे हैं, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। यानी ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया, तो -4 -2 डायरेक्ट लिखिए। ये आपने क्वेश्चन कुछ 1 मिनट बचा लिया, 2 - 0, और अगर 1 मिनट नहीं कुछ सेकंड बचाएं तो इस तरह बचाते बचाते आपके पास एंड में काफ़ी टाइम 5 मिनट भी बच जाए तो वो बहुत क्रूशियल होता है। ये देखिए -3 आ गया, फिर चेक कर लीजिए, -4 -2, y2 - y1, x2 - x1, -6/2 इज -3। तो इस लाइन का ग्रेडियंट आ गया -3, इस लाइन का ग्रेडियंट क्या आ गया -3। अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, y - y1, ये पॉइंट ले लें, ये ले लें, आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें जब एक 0 इन्वॉल्व है तो ये आसान कर देगा हमारे काम को। y - y1 इज इक्वल टू m। आपकी आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ दोबारा कि हमने जब प्रूफ किए थे तो हमने लाइन की 2 इक्वेशंस डिस्कस की थी, एक ये, और अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं y = mx+, मैं इनके नाम भी बता देता हूँ। इसे हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, शायद प्रूफ में ये मैंने लिखा होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको ये नाम अगर नहीं भी मालूम है तो भी आपका काम चलेगा। अगर आपको ये नाम नहीं मालूम है तो भी आपको ये काम, आपको इनके नाम अगर आपको नहीं भी मालूम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बच्चे O लेवल्स में इसको यूज़ करते हैं इसके बजाय, तो हम इसको भी अभी यूज़ करके देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा x - x1 इज 0, ये आ जाता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y - 2 इज इक्वल टू -3x, -3 × 0 0। तो क्या इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू -3x + 2। ये आपके पास BC लाइन की इक्वेशन आ गई। इन केस अगर आप ये चाह रहे हैं कि सर हम ये वाली फॉर्म यूज़ करें, इस फॉर्म में थोड़ा सा काम क्या होता है कि अगर आप y इज इक्वल टू m है -3x + c निकालने के लिए आप क्या करते हैं, उस लाइन के ऊपर किसी भी कोऑर्डिनेट को पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर। तो आप चाहे 0 2 पुट करें, चाहे 2 - 4, 0 2, जब 0 इन्वॉल्व हो जाए किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में, तो उस पॉइंट को लिया करें फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ c, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो y 2 है, x 0 है, तो c कितना आ गया, c इज 2। इस c को वापस यहाँ पुट कर दें तो आपकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू -3x + 2। आप नोटिस करें सेम आ रही है।
कि आपको दोनों वहाँ एग्जाम में नहीं करनी है, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने ये दोनों फॉर्म में करके दिखा दिए। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है वो करें। मेरा सजेशन ये है कि अगर लाइन की इक्वेशन बनानी हो और उसका वाई इंटरसेप्ट आपको पता ना हो तो आप ये वाली फॉर्म यूज़ करें, और अगर आपको वाई इंटरसेप्ट पता है तो आप ये फॉर्म यूज़ करें। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो वाई इंटरसेप्ट मुझे पता है, जहाँ लाइन वाई एक्सिस को कट करती है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज वाई इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट। तो अगर ये मुझे 2 डायरेक्ट पता है तो मैं ये 2 बजाय मैं इतना काम करूं, मैं डायरेक्ट y इज इक्वल टू -3x ग्रेडियंट निकालने के बाद y इज इक्वल टू -3x + 2 डायरेक्ट लिख दूं, बिल्कुल डायरेक्ट लिख दीजिए, ये भी एक्सेप्टेबल है। यानी ग्रेडियंट निकालने के बाद आप ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये मैंने 3 तरीके से आपको करके दिखाया, तीनों ठीक हैं। ये सबसे बेहतर है जो आखिर में हमने डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि हमें लाइन का y इंटरसेप्ट नज़र आ रहा है। अगर नज़र ना आ रहा होता लाइन का y इंटरसेप्ट तो फिर ये वाली फॉर्म ज़्यादा बेहतर थी, और अकॉर्डिंगली आप जैसे भी करें। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है ये तो ए था, ये ए पार्ट था कि BC लाइन की इक्वेशन बनाई। सेकंड पार्ट ये है कि P के कोऑर्डिनेट्स निकालें। अब हम क्या करेंगे P के कोऑर्डिनेट्स के लिए, जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया कि हम इस सर्किल की इक्वेशन को जो कि ये है और इस लाइन की इक्वेशन को जो कि हमारे पास ये आ चुकी है, इसको हम साइमल्टेनियसली अब सॉल्व करते हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं दोबारा इनके, ताकि हमें याद रहे कि ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, ये BC लाइन की इक्वेशन है, लाइन BC की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू -3x + 2। अच्छा, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं साइमल्टेनियसली। जब हम ओ लेवल्स में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो दोनों इक्वेशंस की, ये मैं क्वाड्रेटिक्स में बात करूंगा, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। देखें जो अभी हम करके आ रहे हैं, जिसमें x की और y की पावर्स 1 होती हैं, इन्हें कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। और जब पावर 1 से हट तब्दील हो जाए, जैसे स्क्वायर्स आ जाएं, तो उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर पावर 2 है तो जब इनको, ये जो पावर्स होती हैं इन्हें हम डिग्री ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। तो जब इक्वेशंस की डिग्री सेम ना हो, दो इक्वेशंस की डिग्री यानी दो इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स अगर सेम नहीं है, यानी अगर आप इसे ओपन करेंगे तो x² आएगा, y² आएगा, जबकि इस इक्वेशन में x और y की पावर 1 है। तो जब दो इक्वेशंस की वेरिएबल्स की पावर सेम ना हो तो हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाएंगे बल्कि एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते। एलिमिनेशन मेथड जब लगता है जब दो इक्वेशंस की डिग्रीज सेम हो, जो कि हम यूजुअली लीनियर इक्वेशन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, तो हम y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x - 2²। y की जगह मैं पुट कर रहा हूँ -3x + 2, -3x + 2 + 4 होल स्क्वायर इक्वल्स 20। तो यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूँ तो पहले एक स्टेप और अगर आप चाहें तो यूँ करके इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। -3x + 6² = 20। अब इसको ओपन कर लेते हैं। x² - 4x + 4। कुछ बच्चे इसको जल्दी में यूँ लिख लेते हैं और वो सवाल गलत करके आ जाते हैं, यानी इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। ये a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो आप ओ लेवल्स में पढ़ते थे, a² - 2ab + b², वो अप्लाई यहाँ आ जाए। कुछ बच्चे जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग काम नहीं करके आए हुए होते ओ लेवल्स में, वो इसमें फंसते हैं कि इसमें हम a + b का फॉर्मूला लगाएंगे या a - b का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका बड़ा आसान काम है। अगर आप इस तरह फंसते हैं इसमें तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये देखिए। तो अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद। इन केस अगर आपको ये परेशानी होती है कि यहाँ मैं a + b लगाऊं होल स्क्वायर या a-। एक और बात, अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए,
यहाँ भी बच्चे फंसते हैं कि यहाँ हम a माइनस बी लगाएं या a प्लस बी लगाएं। इसके लिए भी आपको एक टेक्निक बता देता हूँ आसान। उसमें आप क्या करेंगे, आप माइनस कॉमन ले लें। ये देखिए, ये देखिए, अब चूंकि माइनस के ऊपर स्क्वायर है, तो जब माइनस के ऊपर स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये एक्चुअली इक्वेशन ये बन जाएगी 3x + 4 होल स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या बन गई, ये बन गई ये। तो इसका मतलब ये तो अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन। अगर आपको इसमें परेशानी होती है और अगर आप कंफर्टेबल हैं कि आपको पता है कि नहीं यहाँ a माइनस बी ही लगेगा और यहाँ पर a प्लस बी ही लगेगा, तो आपको ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो ये बन रहा है 6 3 18 2 36x + 36 = 20। मैंने इसको ओपन कर दिया, आई होप। और अगर आप कहें कि ज़रा मैं इसको इस तरह लिख लिया है, अगर आप इसको इस तरह लिख लेते हैं तो आप इसको ऐसे ओपन कर लें, a² - 2a, बीच में माइनस हो तो -2a भी 18x + 9x²। बात एक ही है, पहले 9x² पहले था, 36 बाद में, अब ये आगे पीछे हो गए, बाकी चीज़ें सेम है। तो 9x² + x² is 10x², -4x - 18x is -22x, 36 + 4 40 में से 20 माइनस हुआ तो प्लस का 20 = 0। आप इसमें से 2 कॉमन ले लें, क्या बचता है 5x² - 11x + 10 = 0। ये 2 वहाँ जाके 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अच्छा, कैम्ब्रिज ये कहती है भले आप इसके रूट्स कैलकुलेटर से निकाल लें, लेकिन फैक्टर्स को यहाँ पे शो करना है, उसका एक मार्क है। तो फैक्टर्स को शो करने के लिए आप क्या करें, आप भले कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। मैं इसको आपको पूरा 50 के 11 में बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। मैं ज़रा सवाल पढ़ लूँ कि क्या एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन एग्जैक्ट फॉर्म, यानी इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो इस पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 5 10 या 50 के कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं है जो 11 में बने, क्योंकि 50 के आप बनाएं 10 और 5 आपके बनते हैं, तो उसमें नहीं 11 आ रहा। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे तो आपके पास उसने सवाल में भी कहा है फाइंड द इक्वेशन इन एग्जैक्ट फॉर्म। एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब ये है कि अगर अंडर रूट इन्वॉल्व है तो अंडर रूट में छोड़ दें। तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको एग्जाम में इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चों को ओ लेवल से भी इसमें प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे 2a यहाँ तक शो करते हैं, वो समझते हैं कि 2a सिर्फ इसके नीचे, 2a पूरी इस एक्सप्रेशन के नीचे है। इस पर हम अप्लाई कर देते हैं। x = माइनस, आपको पता है ये b है विथ साइन, ये a है विथ साइन, ये c है विथ साइन। द कोफिशिएंट्स आर a, b एंड c। तो ये हो जाएगा -11 प्लस -11² -4, what is a? A is 5, c is 10. 4 × 5 × 10, 4 × 5 upon 2 × 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो ये आ जाएगा +11 प्लस माइनस, या आप खुद भी कर सकते हैं, 11² is 121 माइनस 4 5 20 20। हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, चेक कर लीजिए। हम दोबारा चेक कर लेते हैं। x - 2² - 3x + 2 + 4 -3x x² - 4x + 6, 36 - 6 3 ये 36 बनेगा। ये गलती कर रहे थे। 6 3 18, 18 2 36 + 9x², 10x², तो ये आ रहा है -30 माइनस का 40x। ये हमने मिस्टेक की, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 20। अगर अब आप गौर से देखें तो यहाँ ये सारी हमारी गलती हो गई। इसको हम दोबारा करते हैं। ये देखिए,
यहाँ पर अब हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 25 8 40x, बल्कि हम 10 कॉमन ले सकते हैं। असल में मेरा दिमाग इस तरफ चल रहा था, तो हम यहाँ से 10 कॉमन लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 10 कॉमन लिया, फिर चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 36 प्लस 4 40 में से 20 के 10 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो हमारी एक्सप्रेशन कोऑर्डिनेट्स क्या बनने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी इज, अच्छा 10 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो माइनस 4। अच्छा, सवाल में उसने आपको बताया है कि आप एग्जैक्ट फॉर्म में बताएं, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि इस इक्वेशन के रूट्स नहीं बनने वाले, तो प्लस माइनस, और ये आप कैलकुलेटर में लिख के चेक करने भले रूट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, लेकिन ये स्टेप जरूर शो करिए। इसके मार्क्स हैं बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4, ए है 1 और सी है 2। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप ए बी के साइन ए बी सी जो डालें उनको साइन समेत डालें, जैसे b माइनस 4 है, a प्लस 1 है और c प्लस 2 है। अगर माइनस 2 होता तो हम यहाँ माइनस 2 लेते। x इक्वल्स, ये बन गया 4 प्लस माइनस 16, यहाँ पर क्या होता, प्लस माइनस है यहाँ पर, तो इट्स माइनस 8 अपॉन 2, तो x क्या बनने जा रहा है, 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 इज 8 अपॉन 2। ये आपके पास आंसर आ गया। ओ लेवल्स अगर अपना याद कीजिए तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपको पता है अंडर रूट में जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है और एक अंदर रह जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जगह की कमी है, तो हम यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच रहा है 2 प्लस माइनस रेडिकल 2 अपॉन 2, दिस 2 कैंसल्स आउट, तो आपके रूट्स क्या हो गए, 2 प्लस रूट 2 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2। ये आपका आंसर है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई। क्वेश्चन करते वक्त अपना ध्यान क्वेश्चन पर जमाए रखें, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। एक तो आपने प्रैक्टिस करते वक्त ये सवाल तो आप कीजिए प्रैक्टिस करते वक्त, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो एक दफ़ा इसको देख लें, उसके बाद प्रैक्टिस करते वक्त आपने वीडियो को पॉज कर देना है और ख़ुद करने की कोशिश करनी है। कुछ सवाल हम यहाँ कर रहे हैं, कुछ सवाल फिर आप खुद करेंगे जिनके ना सॉल्यूशन आप मार्किंग स्कीम से देखेंगे और ना किसी और सॉल्यूशन एड से देखेंगे। वो जो क्वेश्चंस आप खुद करेंगे वो एक्चुअली आपका कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेंगे और आपका स्टेमिना भी बनाएंगे पेपर में, और आपके फोकस को भी डेवलप करेंगे जो बहुत ज़रूरी है, और आपकी स्पीड को। तो सही अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जो हम कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसमें आप थोड़ी सी चेंज ले आएँ। प्रैक्टिस अगर आप गलत करते रहेंगे तो आप गलती में परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सही प्रैक्टिस करेंगे तो आप सही चीज़ में परफेक्ट होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रैक्टिस जो है वो सही डायरेक्शन में हो। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में हम कर रहे हैं वो है अक्टूबर नवंबर 21 P12 क्वेश्चन 12। इसमें आपको एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल की आपको इक्वेशन गिवन है, और ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A। ये एक टेंजेंट है जो इस सर्कल के ऊपर है और हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। असल में हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल OAB का। जब हमें OAB का ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आप नोटिस करें ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल,
और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आपको ओ लेवल्स में पता है, हाफ बेस इंटू हाइट से आप फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। तो अगर हम ये हाइट निकाल लें और ये बेस निकाल लें तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। उसके लिए हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें पता है बी के ऊपर x 0 है और y हमारा आ जाएगा, और इसके ए के ऊपर y 0 है, क्योंकि जो x एक्सिस पे पॉइंट होते हैं उनका y 0 होता है, जो y एक्सिस पे पॉइंट होते हैं उनका x 0 होता है। ये आपको फ्रॉम योर ओ लेवल्स पता है। अब पहले हमें इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है, दिस इज द सर्कल सेंटर। इसके कोऑर्डिनेट्स बड़ी आसान बात है, आपको पता है, इसको 2 से डिवाइड करें और उसका साइन चेंज करें। तो -6 को आप 2 से डिवाइड करें, -3 और उसका साइन चेंज कर दें, 3 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड करें, 2 और उसका साइन चेंज कर दें, ये आ गया -2। ये आपके पास सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, आपको पता है कि सर्कल यानी जो रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर मैं इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल लूँ जो कि रेडियस, जो कि टेंजेंट है, यानी जो कि रेडियस है, तो ये टेंजेंट का ग्रेडियंट मेरे पास आ जाएगा। तो इसका ग्रेडियंट क्या हो रहा है? ग्रेडियंट इज, इसको आप x1 y1 ले लें, इसे x2 y2 ले लें, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो इट्स 6/2, द ग्रेडियंट इज 3, 5 - 3 4 4। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है यानी कि टेंजेंट, अगर हम उसे m डैश कह दें तो उसका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ दिस विच इज़ -1/3। इसका उल्टा कर लिया, ठीक है, नीचे 3 है, 1 है इसका। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? y माइनस y1, यहाँ हम ये वाली फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये बार बार ज़रूरत नहीं होगी, शुरू में कुछ क्वेश्चंस में मैं बता रहा हूँ। आइए, अब y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 विच इज़ 5। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3y माइनस 12 इज इक्वल टू -x प्लस 5। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इक्वेशन उसमें नहीं कहा निकालने को, हमें तो b और a के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। b पे हमें पता है x 0 है और a पर y 0 है, तो अगर मैं y 0 रख दूं तो x क्या आ जाएगा? x इज 70, ये आ गया x, यानी a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 17,0, और b के लिए मैं x को 0 पुट कर दूं। तो अगर इसी इक्वेशन में मैं x को 0 पुट कर दूं तो क्या बन रहा है ये? 3y इज इक्वल टू 0 प्लस 5, तो 3y इक्वल्स 17, तो y इज 17/3, ये आ गया मेरे पास। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को अलग से दोबारा बना दूँ, इफ़ आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल अगेन, तो ये डिस्टेंस जो a का है ये है, यानी b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,17/3, तो ये डिस्टेंस जो है ये है 17, और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है ये 17/3 है। तो एरिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज ओ बी ए, तो ओ ए बी का हमें ए पार्ट में एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो 17 17 289/6, तो इसको आप ये एरिया निकाल सकते हैं। ये आपका एरिया आ गया ट्राइंगल ओ ए बी का पार्ट ए के अंदर। आई होप बड़ी सिंपल सी बात है, इसको हमने अटेम्प्ट किया। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं point Q and R lie on the circle such that PQR is an equilateral triangle. PQR एक equilateral triangle है। वो कह रहा है एग्जैक्ट एरिया निकालिए PQR का। PQR का एग्जैक्ट एरिया निकालने में ऐसा महसूस होता है कि इसमें भी अंडर रूट इन्वॉल्व होगा। आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं। देखें, अगर कोई ट्राइंगल, अब ये भी आप ओ लेवल्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ चुके हैं
और इसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किसी सर्किल के अंदर, जैसे एक सर्किल है जो हमारा है और इसमें पी क्यू आर है, लेट्स से ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊँ इक्विलेटरल, इफ़ आई ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और सी जो है वो इसके यहाँ पर है सी, तो अगर मैं ये 3 लाइन्स टच करूँ यहाँ से, ये तो आपका कॉमन सेंस आपको बताएगा, चूँकि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये इक्वल साइड्स हैं बिकॉज इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, पी क्यू आर, तो ये एंगल्स जो हैं ये भी इक्वली डिवाइडेड होंगे। तो ये ऑब्वियसली ये टोटल 360 एंगल है, तो ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा और ये भी 120 डिग्री होगा। अच्छा, ये सी है पॉइंट, ये सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ये इसका रेडियस होगा, यानी ये जो लेंथ्स हैं ये रेडियस होगी। दीज आर रेडियस, रेडियाई जिन्हें कहते हैं, प्लूरल ऑफ द रेडियस। तो अगर मैं ये लेंथ निकाल लूँ रेडियस, तो ये जो ट्राइंगल है इसको हम कहते हैं ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, दिस इज पॉइंट सी। तो पी क्यू सी, अगर और ये तीनों ट्राइंगल्स एक जैसे, क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल है, बीच का एंगल इक्वल है, तो आप एक फॉर्मूला याद कीजिए ट्राइंगल का, आपने एरिया का पढ़ा था, हाफ ए बी साइन थीटा इन योर ओ लेवल्स ट्रिग्नोमेट्री। ये कब लगता था कि अगर आपको 2 साइड्स ट्राइंगल की पता है, अगर आपको ट्राइंगल की 2 साइड्स पता है और उनके दरमियान का एंगल, जिसे इंक्लूडेड एंगल कहते हैं, अगर आपको ये इंक्लूडेड एंगल मालूम है 2 साइड्स के दरमियान जो कि ए और बी हैं, तो आप इस ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एंगल मालूम है बीच का, ये देखिए इस ट्राइंगल क्यू पी क्यू सी, ट्राइंगल पी क्यू सी, सी पी क्यू कहें, कोई भी नाम कहें, ये जो ट्राइंगल, मैं दोबारा से ही बनाया था, ट्राइंगल पी क्यू एंड सी, ये देखिए ये 120 डिग्री है, ये सी है तो ये रेडियस है। अब हमें रेडियस निकालना है। याद कीजिए, आपको एक रेडियस का फॉर्मूला हम डिस्कस करके आए थे, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था वो हम यहाँ लिख लेते हैं। रेडियस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। तो ये कितना बन रहा है, अंडर रूट ए क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए है 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस -2 का स्क्वायर इज 4। याद रहे बीच में प्लस है, थर्ड में माइनस है, यानी फिर माइनस है सी, और सी क्या होता है ये आ गया -27। इनको अगर आप ऐड कर दें 31 एंड 40 अंडर रूट 40 आ, तो द रेडियस इज अंडर रूट 40, तो ये भी अंडर रूट 40, ये दोनों रेडियस इक्वल है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या बन जाएगा, हाफ अंडर रूट 40 इंटू अंडर रूट 40, 2 साइड्स का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री। अगर अपने कैलकुलेटर से आप साइन 120 निकालें तो आप नोटिस कीजिएगा वो √3/2 बनेगा। √40 इंटू √40 इज 40 इंटू हाफ, ये इस एक ट्राइंगल का एरिया आ गया, इसका, ये इस एक ट्राइंगल का। और आप नोटिस करें तीनों ट्राइंगल एक जैसे हैं, क्योंकि ये भी रेडियस है, वो एंगल 120 है, ये भी रेडियस है, एंगल 120 है। तो हमें क्या करना है, इस पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सिंपली, ये तो आ गया इसका, सो ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 इंटू 1/4 2 to the 4 इंटू 40 √3, यानी अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ 3/4 इंटू 40 √3, तो ये बन जाएगा 4 10s of 40, so this is 30 √3 यूनिट स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया ट्राइंगल पी क्यू आर का।
आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसमें सर्कल भी अप्लाई हो रहा है, लाइन की इक्वेशंस भी हो रही हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं जो आपके साथ एक एक करके डिस्कस की जा रही हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हमारा चल रहा है। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो है मई जून 21 P12 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको एक पॉइंट दिया हुआ है ए, मैं सवाल पढ़ देता हूँ आपके लिए। इसमें द पॉइंट ए हैज़ कोऑर्डिनेट्स 1,5 एंड द लाइन एल हैज़ दिस ग्रेडियंट -2/3। एक सर्कल है जिसका सेंटर इस पॉइंट के ऊपर है और उसका रेडियस √52 है। वो कह रहा है शो दैट एल इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए। वैसे तो हम इसको रफली भी बना सकते हैं इस सर्कल को, लेकिन अगर आप इसके अगला पार्ट पढ़ें तो उसमें आप ये नोटिस करेंगे। वैसे तो अगर आप देखें कि अगर हम इसको रफ बनाएं पार्ट ए में ये एक सर्कल है। लेट्स से ये इसका सेंटर है 5,11 और एक पॉइंट है 1,5। लेट्स से ये 1,5 है। तो वो कह रहा है कि यहाँ एक लाइन है L जो कि पॉइंट ए पे टेंजेंट है। ये लाइन L है और ये पॉइंट ए है। वो कह रहा है कि प्रूव करें कि लाइन L जो है वो इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। आपको पता है अगर आपने टेंजेंट प्रूव करना हो किसी लाइन को सर्कल पर तो आप ये प्रूव कर दें कि जो रेडियस का ग्रेडियंट है और लाइन का ग्रेडियंट वो नेगेटिव रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू प्रूव। तो इस लाइन का रेडियस का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? तो लेट्स से इसका ग्रेडियंट जो है वो m है, रेडियस। इस लाइन का ग्रेडियंट जो कि सेंटर से a तक है, इसका ग्रेडियंट m है। तो आप m ले लीजिए 11 - 5 अपॉन 5 - 1, दिस इज़ 3/2। ये ग्रेडियंट आ गया, यानी 6/4 बन रहा है। तो वो 3/2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। भले आप जैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ये। अब आप शो करा दें कि 3/2 इंटू -2/3। आपको पता है इन दोनों के ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट, जब दो ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट जब 1 आ जाए तो इसका मतलब है वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। इसमें इंग्लिश में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ये शो कर दें, आपको इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर सर्कल ऑफ रेडियस 52 फॉर विच एल इज ऑल्सो द टेंजेंट एट ए। यानी एक और सर्कल है, उसका रेडियस भी √52 ही है और उस पर ये लाइन टेंजेंट ही है। और हमें करना क्या उसमें? हमें उस सर्कल की इक्वेशन बनानी। सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए आपको सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं और उसकी रेडियस चाहिए होती है। ये वो हमें बता रहा है कि सर्कल जो है वो टेंजेंट है। तो अगर मैं यही सर्कल, आप चाहें तो इसको प्रॉपर भी बना सकते हैं। प्रॉपर बनाने से मुराद ये है, देखें रफली तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर ये सर्कल है और ये लाइन इस पे टेंजेंट है L, ये लाइन L है, लेट्स से ये पॉइंट है और ये इसका रेडियस, ये सेंटर है उसका। तो यहाँ पर एक और सर्कल है जो कि जिस पर ये लाइन अगेन टेंजेंट है और उसका रेडियस भी 52 है, यानी इसका रेडियस भी 52 था और इसका रेडियस भी 52 है। वो हम बाद में देखते हैं। हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर। अच्छा, लाइन L का ग्रेडियंट था -2/3 और इस लाइन का ग्रेडियंट है 3/2। अच्छा, अगर आप देखें कि एक लाइन जिसका ग्रेडियंट 3/2 हो, जरा आप ये समझने वाली बात है, ये थोड़ी थिंकिंग है। 3/2 ग्रेडियंट का मतलब है कि राइज 3 है, रन 2 है। अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर देखें, लाइन तो चल रही है, दिस लाइन इज गोइंग, मैं सिर्फ एक ग्रेडियंट की लेंथ निकालना चाह रहा हूँ 3 और 2 की। यानी अगर मैं इतने हिस्से की लेंथ निकालना चाहूँ तो ये बन रही है √13। 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, 9 + 4, √13 पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये वाली लेंथ निकाल ली। ठीक है। अच्छा, इसका रेडियस √52 है। √52 को
अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करें अंडर रूट 52 को, अगर आप यूँ सॉल्व करें तो आप इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 4, जिसका मतलब है 2 रेडिकल 13। यानी इस पॉइंट से ये सेंटर डबल ग्रेडियंट के इक्वल दूर है। यानी एक ग्रेडियंट जो है 3/2 वो अंडर रूट 13 है, और ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस पॉइंट 1,5 से लेके इस सर्किल के सेंटर या इस सर्किल के सेंटर तक की जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ है रूट 13। रूट 13 का डबल है। यानी अगर हम ये बात करें कि एक लाइन पर अगर मैं सिंगल ग्रेडियंट से जाऊं और मैं यहाँ पहुँचाऊँ तो डबल ग्रेडियंट, यानी अगर मैं 2 टाइम ग्रेडियंट जाऊँ तो मैं यहाँ पहुँचूँगा। इस बात को समझने की कोशिश की। ये 2/3, ये 2/3। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे जाना है अंडर रूट 52 लेंथ के इक्वल, विच इज़ 2 टाइम्स 13, और मेरी एक ग्रेडियंट की लेंथ रूट 13 है। यानी अगर ये मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है, सॉरी 0.15 है ये वाला, और मुझे इस सर्कल पे इस सेंटर पे पहुंचना है तो मुझे इतना नीचे जाना है। इतना नीचे जाने का मतलब ये है कि मुझे 2 टाइम्स यानी रूट 13 और रूट 13 नीचे जाना है, 2 टाइम्स रूट 13 जाना है। और अगर ये मेरा सेंटर हो और मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट्स चाहिए हो इस सर्कल के, वैसे तो गिवन है, तो मैं इस पॉइंट पर अगर ये 1,5 है और मुझे इस सेंटर पे जाना है, इस सर्कल के सेंटर पे, तो मुझे 2 टाइम्स रेडियस ऊपर जाना होगा। और 2 टाइम्स रेडियस क्या है? अगर ये 3/2 है तो इसका अगर मैं डबल लूँ तो ये 6/4 हो जाएगा। 6/4 का मतलब है y6 x4। तो ये देखें, अगर मैं y6 x4 6 और 4 जाऊँ तो ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये वो कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्ट में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस किए थे। ये देखें, इस पॉइंट की अगर ये 1,5 है तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे y सेम होता है, और 1 में आप 4 ऐड कर दें तो 5 आ गया। ये एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन पे x सेम होता है, तो अगर आप ये 6 ऐड कर दें 5 में, क्योंकि 6 ऊपर जा रहे हैं, तो 5 + 6 11। ये देखें हमारे इस सर्कल का सेंटर जो है हमें 5,11। ऑल्दो ये हमें करना नहीं था, मैं बहुत समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस पॉइंट से जब आप इस सर्कल पे जाएंगे तो 6 और 4 ऊपर जाएंगे, आगे जाएंगे, यानी 4 आगे और 6 ऊपर। जबकि आप जब यहाँ से यहाँ जाएंगे, चूँकि ये भी लेंथ जो है वो 2 रूट 13 या रूट 52 है, ये लेंथ, ये भी लेंथ रूट 52 है। ये रेडियस भी रूट 52 है, तो इसका मतलब है ये लेंथ भी 2 टाइम्स रूट 13 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना है तो 2 दफ़ा मैंने नीचे आना है ग्रेडियंट के। तो वो कितना बन रहा था, ये देखिए, यानी हॉरिजॉन्टल 4 है, वर्टिकल 6, वर्टिकल 6 या हॉरिजॉन्टल 4। और चूंकि ये मैं नेगेटिव x की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यानी हमारा ये डायरेक्शन होता है पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। तो मैं अगर उल्टा जा रहा हूँ x की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है -4 जा रहा हूँ, और नीचे आ रहा हूँ तो -6 आ रहा हूँ। अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालें -6/-4 तो 6/4 ही बनेगा। अब मुझे इस कोऑर्डिनेट को, अब इस ट्राइंगल को अगर आप कहें तो मैं यहाँ दोबारा अलग से बना देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये देखिए। तो ये पॉइंट है मेरे पास 1,5, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने, और मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये कोऑर्डिनेट हैं, ये -4 है, ये -6। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, अगेन ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या सेम होता है, y, इस पॉइंट का निकालना होगा। तो y 5 है, x कितना होगा, 1 से अगर आप -4 पीछे जाएं तो आप -3 पे पहुंच जाएंगे। 1 से अगर आप -4 पीछे जाएं तो -3। ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, x सेम होता है, तो ये x आ गया -3। और अगर आप 5 से -6 नीचे जाएं तो ये आ गया -3, -1। तो जो हमारा दूसरा सर्कल है उसके कोऑर्डिनेट -3, -1 होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि सर हम क्या कैलकुलेशन शो करेंगे, तो आप ये चीज़ शो कर सकते हैं, एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि आपने क्या किया।
चाहे तो एक दफ़ा आप रूट 52 को 2 रूट 13 लिख के दिखा दें, बस ये कैलकुलेशन कर दें, ये आपके पास ये जो दूसरा सर्कल है जिस पर ये लाइन टेंजेंट है और इसका रेडियस वही है, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। याद रहे अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, हमें इस सर्कल की इक्वेशन बनानी है। अब इस सर्कल का रेडियस भी मेरे पास है, इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास हैं, तो मैं इस सर्कल की इक्वेशन बना लूँगा। वो क्या होगी, ये टोटल 3 मार्क है, तो हमें इस पर ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ये बात की है कि ये हम इस कोऑर्डिनेट पर किस तरीके, ये हमने 4 6 क्यों लिया है, और ये 2 3 से हमारी लेंथ जो है वो रूट 13 बन रही थी जो कि एक ग्रेडियंट है, और हमें 2 रूट 13 जाना है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट 1,5 से अगर इस सेंटर तक जाना है तो डबल ग्रेडियंट ऊपर जाइए, और इधर आना है तो डबल ग्रेडियंट नीचे जाइए, और वो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स दोनों निकाल कर, ये आपको कहा नहीं था, ये समझाने के लिए बनाया। तो अब हम सर्कल की इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें सेंटर ऑफ द सर्कल चाहिए था जो कि 3, -1 आ चुका है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आप सर्कल बी पार्ट के लिए सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट -3, -1 और रेडियस √52 है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x - a होल स्क्वायर प्लस y - b। याद रहे ये फॉर्मूले का माइनस है और यहाँ खुद भी ये माइनस है, कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं। और एक और गलती, √52 का होल स्क्वायर लेना है। मार्किंग एक्सट्रीम आप अक्सर आपको ये दिखाएंगे लिख के भी कि ये दोनों, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज आर स्क्वायर, आर ये है तो उसका स्क्वायर आप ये ले लो। बस आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है, 3 मार्क का सवाल है, आपने इसके जो ये स्क्वायर्स हैं इनको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये यहाँ पे आप इस सवाल को छोड़ देंगे, आपका सर्कल की इक्वेशन कंप्लीट हो गई। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बेटा, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है May June 20 P12 क्वेश्चन 11। इसके मैं सारे पार्ट्स नहीं करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो मुश्किल चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी खुद अटैम्प्ट कीजिएगा। ये आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, वो कह रहा है पॉइंट P जो है 1,2 इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, और शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, यानी आपने ये एक सर्कल है और इसके जो सेंटर है लेट्स से वो देखें, इसका 8 को 2 से डिवाइड करें, -8 को साइन चेंज कर दें 4, ये -2। मान लीजिए ये P पॉइंट है 1,2, तो इस पे जो टेंजेंट है वो उसकी इक्वेशन आपसे निकलवा रहा है। अच्छा, मैं सिर्फ आपको हिंट्स दे देता हूँ, ये 1,2 है, आप इसका ग्रेडियंट निकालें, उससे इसका ग्रेडियंट आ जाएगा और इसका ग्रेडियंट भी आ जाएगा और इस पर पॉइंट भी है, तो आप इसकी इक्वेशन बना लेंगे। ये पॉइंट है P। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कि पॉइंट Q भी इसी सर्कल पे है, इस तरह के PQ पैरेलल है x एक्सिस के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें PQ x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी जो PQ लाइन है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये देखिए ये Q है जो कि सर्कल के ऊपर ही हॉरिजॉन्टल लाइन। अगेन ये हमने ट्रिग्नोमेट्री, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे y सेम होता है। अब आप नोटिस कीजिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों रेडियस है, और आप लोग ओ लेवल्स में पढ़कर आए हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये तो इक्वल हैं, ये भी इक्वल हो जाती है, ये आप ओ लेवल्स में बड़ी डिटेल। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, इफ़ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर, तो ये डिस्टेंस हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अब आप नोटिस कीजिए ये 0.4 है, अब ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पर x सेम होता है, ये देखिए वर्टिकल लाइन पर x सेम होता है, हमें y से कंसर्न नहीं है। ये यहाँ से ये 1 से 4 पर आ रहे हैं, आप इस पॉइंट पर 1 से 4 पर आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 3, आप 1 से 4 आगे जा रहे हैं, तो यहाँ भी आप 3 आगे जाएंगे क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, ये दोनों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर आप इसका x 4 है और आप ये 3 कोऑर्डिनेट्स आगे जाएं तो इसका x जो है वो 7 हो जाएगा। तो अब
वो कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है यहाँ पर इस Q के ऊपर और जो P के ऊपर टेंजेंट है, ये दोनों एक पॉइंट T पे मिल रहे हैं। इसकी आप T के कोऑर्डिनेट्स निकालें। तो आप इस टेंजेंट की इक्वेशन बनाएं। मेरे ख्याल में यही पूछ रहे हैं कि जी जो दोनों टेंजेंट्स हैं P और Q पे, वो T के ऊपर मिल रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं इस T के कोऑर्डिनेट निकालें। इसकी इक्वेशन आपने निकाली है पीछे, इसकी देखें, इसका ग्रेडियंट आपके पास आ जाएगा। जैसे कॉमन सेंस से भी यूज़ कर सकते हैं, जो ग्रेडियंट इसका होगा वही ग्रेडियंट इसका होगा विद साइन चेंज। यानी अगर इसका ग्रेडियंट जो भी होगा वही इसका ग्रेडियंट होगा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव ग्रेडियंट की होती हैं और ये लाइन नेगेटिव। चूँकि ये रेडियस हैं दोनों, तो इनका ग्रेडियंट सेम होगा विद डिफरेंट साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव ग्रेडियंट की है और ये नहीं। और अगर आपको ये पॉइंट जहन में नहीं आता तो आपको ये दो पॉइंट्स गिवन है, आप इससे इसका ग्रेडियंट निकाल लें, इस पॉइंट से इसकी इक्वेशन निकाल लें, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके T के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। इज दिस क्लियर? इसको आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जी हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है मई जून 20। P11 क्वेश्चन 10। ये आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा है और आपके डिस्क्रिप्शन में भी है। इसमें A पॉइंट दिया हुआ है -1, -2 और B पॉइंट दिया हुआ है 7, 4 और वो आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फॉर विच AB इज़ द डायमीटर। वेल अगर आप इसको प्रॉपर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप प्रॉपर नहीं भी बना रहे हैं तो मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से 7, 4 इज समवेयर हेयर, माइनस लेट्स से -1, -2 ये है, ये -1, -2 ये A है और B जो है वो आपके पास 7, 4 है। तो ये डायमीटर है, क्योंकि उसने बताया कि AB इज़ द डायमीटर। तो बस हम सर्कल को और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ये सर्कल का डाया ही लगे 12। तो ये इसका अगर आप मिड पॉइंट ले लें तो इसका सेंटर आ जाएगा। तो 7 डू वी नीड इट? जी हाँ, हमें इस सर्कल की इक्वेशन बनानी है, तो हमें ये डायमीटर 7 -1 इनको ऐड करके मिड पॉइंट फार्मूला से 6 डिवाइड बाई 2 ये इसका x आ गया, 4 -2 2 ये इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। और अगर आप रेडियस निकालें तो आपने इसका डिस्टेंस निकालना है। 4 - 1 इज़ 3 square and 7 - 3 is 4 square under root। ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। ये आप पेपर में डायरेक्ट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है। सो द रेडियस इज 5, 16। जब आप बहुत कैलकुलेशंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो यू नो इट्स 16 + 9 25, रेडियस 5 आ गया। ये रेडियस 5 है इसका। ठीक हो गया। इस सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x -3 स्क्वायर y -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर विच इज़ 25। ये पार्ट A है, इसके 4 मार्क्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है टेंजेंट की इक्वेशन निकालें एट पॉइंट B। इस पर आप टेंजेंट की इक्वेशन, ये पार्ट मैं नहीं करूँगा, ये पार्ट आप खुद कर लेंगे। इस सर्किल को दोबारा बना लेते हैं, यानी ये एक सर्किल है और ये पॉइंट B है, यहाँ पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन बनाई। इसकी स्ट्रैटेजी आप खुद बनाइए वीडियो पॉज करके, और इस B पॉइंट पर इस टेंजेंट की इक्वेशन, इस पर हम बहुत सारी डिस्कशन करके आए हैं, तो ये आप पॉइंट B के ऊपर इस टेंजेंट की इक्वेशन खुद बना लेंगे। C पार्ट देखें, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, और इसको आप वीडियो पॉज करके पहले B पार्ट पूरा करें और उसका आंसर भी मत देखें और फिर C पार्ट पे जाएं। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सर्कल C। ये सर्कल C है जिसका सेंटर, यानी इस सर्कल का नाम C है, इस सर्कल का नाम C है, और इस सर्कल के फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सर्कल C इन द लाइन T। यानी अगर इसके लाइन के में ये लाइन पे ये वाला पॉइंट, आपको पता है रिफ्लेक्शन, अगर आपको याद है O लेवल्स, तो O लेवल्स में जितना पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से दूर होता था तो उसका इमेज उतना ही दूर होता था परपेंडिकुलरली। आपको पता है अगर ये A है तो ये A प्राइम होता था O लेवल्स, जिसे हम मिरर लाइन या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहते थे।
तो यहाँ भी जो दूसरा सर्कल होगा, ये डिस्टेंस अगर 5 है तो 5 डिस्टेंस ही आगे चले जाएं आप, तो ये दूसरे सेंटर का सर्कल आ गया। ये सर्कल भी इस लाइन के ऊपर टेंजेंट होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन है ये लाइन में, तो ये एक दूसरा सर्कल आ गया आपको। तो बहुत अच्छा तो नहीं बना सर्कल 12, हम इससे कंसर्न नहीं है कि सर्कल कितना अच्छा है। व्हाट वी आर कंसर्न विद इसके हम कोऑर्डिनेट्स से निकाल, तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अच्छा, इसका ग्रेडियंट देखें, इसका ग्रेडियंट अगर आप शुरू में देखें इस लाइन का ग्रेडियंट 4, जब वो आप टेंजेंट वाला पार्ट करेंगे, ये मैं आप सी पार्ट कर रहा हूँ, जब आप टेंजेंट वाला पार्ट करेंगे तो आप इसका ग्रेडियंट चेक करेंगे तो ये आ रहा है 4 - 1 3 7 - 3/4, यानी इस लाइन का ग्रेडियंट 3/4 और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 7,4, ये 7,4 इसके कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, रेडियस इसका भी 5 है और ये हम 3, यानी इसका जो ग्रेडियंट था इस लाइन का वो है 3/4, और 3/4 क्या होता है? राइज ओवर रन। तो राइज है इसका 3, रन है इसका 4, और ये डिस्टेंस एक रेडियस के इक्वल होता है और ये सेंटर एक रेडियस जितना ऊपर है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? देखिए 7 से आप इस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 7 + 4 ये 11 हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन पे y सेम होता है तो ये 4 आ गया, और फिर जब आपने ऊपर जाना है ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे ये 11 है क्योंकि सेम रहेगा, और 4 से अगर आप 3 ऊपर जाएंगे, 4 से अगर आप 3 ऊपर जाएंगे तो ये इस सेकंड सर्कल का जो कि रिफ्लेक्शन है सी का, तो इस सर्कल का नाम हम C डैश कह देते हैं, वॉट एवर यू से। इस सर्कल का सेंटर आ गया, इस सर्कल का रेडियस आ गया है, इस सर्कल की इक्वेशन आप खुद बना लेंगे इस वीडियो को पॉज करके। इज दिस क्लियर? इसके बाद आप सर्कल के बाकी क्वेश्चंस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्कल के अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।